तो बाज़ार तो बंद हो गया, लेकिन बाज़ार का एनालिसिस अभी भी जारी है और इसलिए अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो, आप आज 19,000 के नीचे हम क्लोज करके गए हैं, क्या ये दिक्कत बड़ी है या फिर ये उम्मीद हम ना छोड़ें कि बाज़ार वापस से ठीक होगा और हमको 20,000 का स्तर भी दिखा सकता है। ये सीरीज़ हम कमज़ोर नोट पे लेके आए हैं एफआईज़ के साथ में। एफआईज़ का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय बाज़ार के अंदर, और अगर एफआईज़ नहीं होगा या उनका पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो बाज़ार धीरे 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 करके आपको डिस्टर्ब करता रहेगा और आपको गलत फैसले लेने में मजबूर करेगा। इसलिए आज के मेहमानों को हमने अपने साथ जोड़ा है ताकि आप गलत फैसले लेने से थोड़ा बचें और सही फैसले लें। सही फैसला कई बार शेयर्स को त्यागना भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ बाय या सेल ही करना है, अवॉइड भी हमारे शो में काफ़ी ज़्यादा आपको स्टैंपिंग लगती हुई दिखेगी जो हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे। खैर, मैं आपको दोनों मेहमानों के बारे में एक बार बता भी देता हूँ। आज हमारे साथ नितलेश पावस्कर हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ निमेश ठक्कर भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। इन दोनों मेहमानों से आज हम निमेश ठक्कर, उन दोनों से हम बातचीत करके ज़रा आइडिया लेंगे कि आज बाज़ार के अंदर अगर आपका कोई सवाल है तो उसके क्या जवाब होने चाहिए। निमेश, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय निकाला, अच्छा लगेगा आपसे बातचीत करके। और नितलेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आप दोनों ने समय निकाला। आप दोनों के नाम ही बहुत ही अच्छे हैं, एक तो निमेश और दूसरा नितलेश, दोनों के नाम वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही शानदार। खैर, मैं हम दोनों पे लौटूंगा अभी और कुछ एक सवालों के जवाब लूँगा, लेकिन पहले मैं दर्शकों को ये बता दूँ कि आप कैसे कनेक्ट हो सकते हैं इस कार्यक्रम से। आप व्हाट्सएप के ज़रिए, आप सोशल मीडिया हैंडल के ज़रिए, आप फ़ोन करके हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तरीके आपकी स्क्रीन पर लिखे हुए हैं, ये व्हाट्सएप का नंबर है। नंबर बेहद आसान है, 91 तो पता टिपिकली हर जगह लगता है, 36 93 40 56 4056, ये ईजी हो जाएगा आपके लिए याद रखना। इसके अलावा आप चाहें तो हमको सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए भी अपने सवाल हम तक भेज सकते हैं। वो सवाल खरीदने से पहले के होंगे तो ज़्यादा बेहतर होंगे। खरीदने के बाद क्या होता है कि सिर्फ सर्जरी होती है, उससे पहले डायग्नोस्टिक होता है और आप ओपीडी से ही छुट्टी लेके जा सकते हो। लेकिन अगर एक बार आप किसी शेयर में फंस गए तो फिर कई बार मुश्किल हो जाता है। ट्विटर के हैंडल्स और फेसबुक के हैंडल्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, आप उसको नोट कर लीजिएगा। सवाल पूछने से पहले आप हैशटैग का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, वो है KKT, फिर स्पेस देके अपना सवाल जोड़ दीजिएगा। अपने नाम जोड़ेंगे तो हमको भी आसानी होगी आपसे कनेक्ट करने में। यूट्यूब पे भी आप लाइव देख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने सवाल आप भेज सकते हैं। अगर कोई भी सवाल आपको अभी पता करना है तो आप सीधा इसका भी फ़ायदा ले सकते हैं। ठीक है, सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करूं उससे पहले मैं फटाफट से एक काम करता हूं। दोनों मेहमानों से सिर्फ 30 सेकंड्स मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, लेकिन 30 सेकंड में अगर आप मेरे को, या 1 मिनट ले लीजिए भले। निवेश जी, आप मेरे को ज़रा ये बता सकते हैं मार्केट को आप कैसे रीड कर रहे हैं? ये बाइंग ऑन डिप्स का है, सेल ऑन राइज का, या फिर अवॉइड का मार्केट है? वेरी गुड आफ्टरनून। देखिए, मार्केट फिलहाल जो अभी स्ट्रक्चर चल रहा है और जो कुछ भी न्यूज फ्लो आ रहा है, डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स का ही मार्केट है अभी फिलहाल। जिस तरह से हम लोग ग्लोबल मार्केट के अंदर ग्रोथ कर रहे हैं और जिस तरह से डेटा आ रहा है, मुझे लग रहा है कि अगर निफ्टी जो स्टीप करेक्शन आया, जो हम लोग 20,000 पे बात कर रहे थे कि मार्केट 21,000 21,500 दिख रहा है, वो 1,000 पॉइंट का करेक्शन आ गए, 4 से 5% का करेक्शन। आई थिंक ऑन नॉर्मल बुल मार्केट एक हेल्दी साइन होता है एंट्री लेने के लिए, और स्टॉक्स में भी हमने काफी अच्छा करेक्शन देख चुके हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। ठीक है, तो निवेश कह रहे हैं बाइंग ऑन डिप्स का मार्केट है, कॉन्फिडेंस हाई रखिए। नितलेश, आप क्या कहेंगे, बाइंग ऑन डिप्स, सेल ऑन राइज या अवॉइड? देखो, डेफिनेटली मैं सेल ऑन राइज जाना पसंद करूंगा। लास्ट में मैंने कहा था 19,220 ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट, यहाँ से फिर से यू टर्न देखने को मिल सकता है, क्योंकि 18,850 वहां पे मैंने खुल के बोला था कि यहाँ पे बाय करेंगे, 19,050 का टारगेट देखने को मिलेगा। लेकिन मार्केट का स्ट्रक्चर थोड़ा सा खराब हो चुका है, ऊपर में एक बार देखना मैं पसंद करूंगा। आज हालांकि हम लोग शॉर्ट काट के चले गए सब कुछ। कल का जो लो है 19,065-70 उस लेवल के, उसके ऊपर सस्टेन होता है तो एक बार के लिए मैं सोचूंगा, लेकिन 19,050 के नीचे बाजार में वीकनेस ही हमें देखने को मिली। ठीक है, दोनों मेहमानों के व्यूज़ आपके सामने आ गए। एक कह रहे हैं बाइंग ऑन डिप्स, दूसरे कह रहे हैं सेल ऑन राइज। ये आपको कंफ्यूज नहीं कर रहे, बल्कि आपको मार्केट का जिस्ट बता रहे हैं। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मार्केट हो सकता है शायद कुछ बड़ा रेंज में अभी रह जाए और इस रेंज का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट ना हो, इसलिए सेल ऑन राइज है। ऊपर जाए बेच दीजिए, इसलिए बाइंग ऑन डिप्स है। नीचे आए बाय कर लीजिए। आप उस रेंज को प्ले कीजिए, अगर आप रेंज को प्ले नहीं कर पाते, अवॉइड इट, तो छोड़ दीजिए। खैर, हमारे साथ काफ़ी सारे सवाल भी जुड़ रहे हैं यूट्यूब से, बैक टू बैक हमको काफ़ी सवाल मिल रहे हैं।
RVNL के बारे में पता करना चाहते हैं। नमन जी, नाम बहुत बढ़िया इनका, चंडीगढ़ से हैं। ये कह रहे हैं कि 198 के रेट पे लिए हुए हैं, इनके पास 200 शेयर हैं, अभी 9,000 का घाटा चल रहा है। रेलवे काउंटर्स में काफ़ी पैसा बना, लेकिन जो ऊपर के रेट पे फंस रहे हैं उनके लिए दिक्कत बहुत ज़्यादा है। हमने आपको कई बार आगाह भी किया है, आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओ ना। क्यों इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हम नहीं लगाएंगे? खासकर चले हुए शेयर्स में तो ये कंपलसरी है, और में तो फिर भी ऑप्शनल हो सकता है, इसमें तो कंपलसरी होना चाहिए। नितलेश जी, RVNL घाटा 9,000 है। देखो आरबीएल में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये नीचे के साइड में सपोर्ट जो गैप एरिया था वहां पे सपोर्ट तो ले चुका है स्टॉक ने 140 रुपीज के आसपास। लेकिन ये स्टॉक में जब तक 167 ये लेवल को क्रॉस नहीं करता है तब तक आपको थोड़ा सा पैनिक देखने को मिलेगा। तो मेरा एक ही कहना होगा कि अगर आप रखना चाहते हो तो 145 रुपीज का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करें। जब तक 167 ये लेवल को क्रॉस नहीं करता है मार्केट तब तक मुझे नहीं लगता कि एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो 145 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप चाहिए तो पोजीशन रख सकते हो। मेरे लिए काउंटर थोड़ा सा सिर का बन चुका है। ठीक है, जो गलती हो गई सो हो गई। अब आपसे सुधार का तरीका ये है कि 145 का पहले तो स्टॉप लॉस लगाओ, दूसरा 167 के ऊपर आएगा तो वॉल्यूम नहीं बढ़ाना, जो है उसी के साथ टिके रहना। 145 के बाद काट देना सौदा, नहीं तो फिर क्या होगा कि मजबूरन आपको आपका ब्रोकर कटवाएगा, सर ये तो मार्जिन पे की जिन में सौदा काटूंगा आपका। मान लीजिए आपने पूरे पैसे दे रखे होंगे तो फिर आपका PMS में दिक्कत आने लगेगी, यानी कि आपका पोर्टफोलियो ख़राब हो जाएगा। इन एनी हाउ लेवल्स की रिस्पेक्ट कीजिए, जहाँ पे काटने की बात है वहाँ पे काटिए, और जहाँ पे प्लस करने की बात है प्लस कीजिए। 145 के नीचे और ख़राब, 167 के ऊपर और ठीक। HDFC बैंक को लेकर भी एक सवाल हमको मिला है, मैं जरा निमेश से पता करता हूँ। 30 शेयर हैं, 1648 के रेट पे उनके खरीदे हुए हैं, घाटा 5,000 का है। सर जरा एक बार बता देंगे निमेश? देखिए एचडीएफसी बैंक के ऊपर मेरा व्यू जो है बुलिश है। अगर इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट होराइजन 2 साल का रहा तो जब से मर्जर हुआ है डेफिनेटली एक ग्रोथ में मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि ग्रोथ में थोड़ी दिक्कत आएगी। अब आपको ग्रोथ नंबर्स जो है वो ज्यादा अच्छे दिखने को नहीं मिलेंगे। बट यहाँ से अगर बात करें तो मोटा मोटा मार्केट में अगर खराबी हुई तो एचडीएफसी बैंक ऐसा रहेगा कि जो आपको वॉलेटिलिटी से सेफ्टी देगा। आप ऑलरेडी ऊपर के लेवल पे एंटर हो चुके हैं, मुझे लग रहा है कि आपके पास अगर जगह है तो ये लेवल पे बाय करना चाहिए। ऑल ओवर मुझे लग रहा है कि आने वाले 1.5 से 2 साल के अंदर एचडीएफसी का प्राइस फिर से 2,000 के ऊपर देखने को मिल सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी ज्यादा दिख रही है। तो मेरा व्यू जो है वो लॉन्ग टर्म के लिहाज से एचडीएफसी बैंक के अंदर बुलिश है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करना चाहते हैं तो आई थिंक मिथिलेश जी से आप राय ले सकते हैं। बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से एचडीएफसी बैंक बुलिश व्यू है। ठीक है, नहीं उसके लिए राय लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी निवेश, क्योंकि HDFC बैंक टिपिकली ये ट्रेडर्स का शेयर भी नहीं है, तो इन्वेस्टर्स का शेयर है। और दूसरा, हर शेयर का ना अपना एक DNA होता है, कोई चुलबुला होता है, कोई गुस्से वाला होता है, कोई शांत स्वभाव का होता है, कोई ज़्यादा बोलता है, कोई कम बोलता है तो सारे मनुष्य ही, लेकिन सबका अपना अपना स्वभाव है। ऐसे शेयर्स में अपना अपना स्वभाव है, कुछ इन्वेस्टमेंट्स के लिए है, कुछ ट्रेडिंग के लिए है, कुछ स्विंग के लिए है, कुछ आप अच्छे से रखेंगे तो आपके पोर्टफोलियो को ठीक करने के लिए है, कुछ चेक एंड बैलेंसेस करने के लिए है। तो HDFC टिपिकल इन्वेस्टर्स का शेयर है, रखिए इसको। अब तो लाइफ और HDFC बैंक और लिमिटेड दोनों एक हो चुके हैं। और निवेश की अगर मैं बात मानूं तो 2,000 के लेवल आ जाने चाहिए, नहीं आते तो मेरे को भी ऐसा लगेगा, निराशा सी होगी कि देखिए 2 कंपनी को उन्होंने मर्ज कर दिया, उसके बावजूद भी शेयर के बाद दाम ऊपर नहीं आ पाए, तो मेरी भी निराशा होगी। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ 2,000 का रेट आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश से फूल सिंह जी हैं, उनका सवाल है गुजरात पीपावाव को लेकर। ये GPPL के नाम से मिलेगा? नितलेश जी जरा चार्ट खोले, मैं सवाल आपको बताता हूँ। GPPL ढूंढेंगे तो मिल जाएगा तुरंत। इनका 10,000 रुपये का प्रॉफिट है, 600 शेयर इनके पास हैं, 103 का खरीदा हुआ है, आज का रेट है 121 का। सर बताइए, प्रॉफिट बुक करें, होल्ड करें, कैसे करना है काम? देखो यहाँ पे मेरे हिसाब से एक बार के लिए एग्जिट करना चाहिए। अगर हम लोग इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ मैं, तो वहां पे थोड़ा सा एक पैनिक देखने को मिल सकता है। डेली चार्ट के ऊपर एक डबल टॉप पैटर्न भी फॉर्म हो चुका है, तो एक बार के लिए एग्जिट होना चाहिए, क्योंकि 118 के नीचे ये स्टॉक में फिर से खराब हो जाएगा। फिर ये स्टॉक 104 से लेके 105 ये लेवल्स भी दिखा सकता है। तो बेहतर है कि एक बार के लिए पोजीशंस को हल्के करना चाहिए। ठीक है, बुक द प्रॉफिट, लीव द मार्केट। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरे पास तो 600 शेयर है, तो फिर आप एक काम करो, 300 तो बुक करो, थोड़ा सा तो लो। M2M और प्रॉफिट में यही फ़र्क है। M2M आपका होता है शेयर्स के साथ टिका रहता है, ये ऊपर भी होगा नीचे भी होगा,
लेकिन एक बार प्रॉफिट बुक हो गया, जो पैसे जेब में आ गए वो फिर उतने ही रहेंगे, वो कम नहीं होंगे। इसलिए कुछ प्रॉफिट ज़रूर बुक कर लेना चाहिए। लगा दीजिए स्टैम्प प्रॉफिट बुकिंग का, थोड़े बहुत तो बुक कीजिए, 600 शेयर अगर आपका कन्विक्शन हाई है तो। ऑलरेडी वैसे तो सर ने बोल ही दिया प्रॉफिट बुक करो, लेकिन फिर भी मैं अगर अपना पॉइंट भी जोड़ूँ तो कम से कम 300-400 शेयर्स तो आप बुक कर ही लो प्रॉफिट के। आगे बढ़ते हैं। कुश पुणे से अपना सवाल पूछना चाह रहे हैं, उनका सवाल सिप्ला पे है। निमेश 347 शेयर हैं, ये मेरे को लगता है टुकड़ों टुकड़ों में लिए गए होंगे। ये 347 का कोई सौदा पंच नहीं होगा, ये ऐसे होंगे जैसे 50 ले लिए, 20 ले लिए, 30 ले लिए। तो मैं एवरेज रेट मानता हूँ इनका 1208 का है एवरेज रेट। तो आज 1201 पे चल रहा है, ज़्यादा नफ़ा नुकसान नहीं है, क्या करें? देखिए ऑल ओवर फार्मा सेक्टर के अंदर हम लोग जो है वो देख रहे हैं कि काफी मार्जिन जो है अभी इंप्रूवमेंट हो रही है। वॉल्यूम भी आज हमने देखा सन फार्मा का रिजल्ट काफी अच्छा रिजल्ट आया है। सिप्ला के अंदर भी व्यू मेरा जो है बुलिश है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये काउंटर के अंदर होल्ड कर सकते हैं। फार्मा के अंदर जो कुछ भी कोविड के बाद की एक रैली देखी थी और फिर पिछले 1.5 साल से हमने एक स्टेग्नेशन का पीरियड देखा था, वो अभी जो है वो एक ओवर होता हुआ दिख रहा है। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जो है वो फार्मा में आने वाले दिनों में अगर मार्केट में वोलेटिलिटी रहती है तो भी फार्मा जो है वो एक सेफ बेट देखा जाएगा और रिजल्ट्स भी काफी इंप्रूव हो रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपको सिप्ला के अंदर होल्ड करना चाहिए। ऑल ओवर मुझे लग रहा है कि 1300-1350 के लेवल्स एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो सिप्ला के अंदर मैं आपको होल्ड करने की राय देता हूँ। ठीक है, होल्ड के रिकमेंडेशन है। जो हमारे गेस्ट बोल रहे हैं उसके हम स्टैम्प भी आपके सामने कह रहे हैं, लेकिन लिखतम और वक्तम दोनों हो जाए। वक्तम यानी कि जो बोल रहे हैं वो आप सुन रहे होंगे, लिखतम यानी कि जो हम स्टैंपिंग कर रहे हैं आपको पक्का हो जाएगा, देखिए क्या बात हो रही है। ठीक। दूसरा, अजय गुप्ता का सवाल हमको मेरठ से मिला है, SBI कार्ड के बारे में है। 100 शेयर इनके पास है, 800 का रेट इनका खरीदा हुआ है। नितलेश जी जरा चार्ट खोलिए SBI कार्ड्स के और बताइए क्या करना है। देखो एसबीआई कार्ड में अगर हम लोग देखेंगे तो एक काफी पैनिक लो बना था कल के परसों के दिन में, लेकिन ये जगह पे मैं एग्जिट का राय नहीं दूंगा। आपके लिए एक स्टॉप लॉस में सजेस्ट करूंगा। थोड़ा सा 720 721 ये लेवल पे एक गैप एरिया है, वहां पे मार्केट में ऑलमोस्ट सपोर्ट ले चुका है। तो आपको एक स्टॉप लॉस में सजेस्ट करूंगा 710 रुपए का। लेकिन अगर ये काउंटर फिर से 765 770 के लेवल के ऊपर सस्टेन होने में सक्षम रहता है तो डेफिनेटली आप यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम देख सकते हैं। लेकिन 720 710 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन जरूर करना पड़ेगा। इसके नीचे अगर ये बाजार फिसलता है तो फिर थोड़ा सा पैनिक और बढ़ सकता है। डन। रिकमेंडेशंस बैक टू बैक आपको मिल रही है। मैं सीधा मेरठ से जाता हूँ महाराष्ट्र और विक्रम का सवाल लेता हूँ। ट्राइडेंट 50 शेयर उनके पास हैं, 50 रुपये की ही करीब करीब रेट पे है। इन्वेस्टमेंट छोटी है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी शेयर कैसे है एक बार ही पता कर लेते हैं। सर निमेश एक बार जरा आप चेक करना, ये बताना कि इनके पास 50 शेयर हैं, 50 का रेट है। नफ़ा नुकसान ज़्यादा बनेगा भी नहीं अगर शेयर ऊपर नीचे भी होगा तो, क्योंकि क्वांटिटी कम है। ज़रा बताइए क्या करें सर। देखिए टेक्सटाइल के अंदर नॉर्मली जिस तरह से सेक्टर रहा है नॉर्मली जब स्पाइक आता है तब आता है, तब अदरवाइज स्टॉक के अंदर एक काफी लंबा टाइम जब तक जो है वो एक साइडवे मूवमेंट में रहता है। फिलहाल वैसा ही हम लोगों ने देखा है कि एक स्पाइक आ गया था और स्टॉक साइडवे रेंज में चल रहा है। मुझे लग रहा है कि सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी जो है वो ट्राइडेंट के अंदर अपनानी चाहिए। अगर स्टॉक ऊपर में करीब 36 या 38 तक आता है तो मुझे लग रहा है कि वहां पर आप एक बार एग्जिट कर देना चाहिए और अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स के अंदर जो है वो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। आपका नुकसान देखिए ज़्यादा है नहीं, आप इसको लीव करना चाहें तो कर सकते हैं ट्राइडेंट को। और चार्ट पे थोड़ी देर पहले मैं भी देख रहा था, मेरे को भी बहुत एक्साइटमेंट तो नहीं दिख रहा। हालांकि मैं अपनी एक्सपर्ट एडवाइस नहीं दूंगा इसमें, जो भी है सर कह रहे हैं आप उसी को मान के चलिएगा। लेकिन फिर भी आप ट्राइडेंट से एक बार बाहर आना चाहते हैं आ सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। ये 200 दिनों की एवरेज करें, थोड़ा सा नीचे आके ट्रेड करने लग रहा है, मुश्किल ना बढ़ जाए आपकी। आगे बढ़ते हैं। मैं सीधा वापस से चलता कोलकाता। तो वो आज भारत भ्रमण करने का सबसे बेहतरीन मौका है, कभी मेरठ कभी महाराष्ट्र, आप वापस से कोलकाता। कोलकाता से सूजन दास जी का सवाल है, IRB इंफ्रा 600 शेयर 31 रुपये का रेट। बताइए निखिलेश जी क्या करें। IRB इंफ्रा 31 रुपये का रेट है इनका, खरीदा हुआ 600 शेयर है। देखो यहाँ पे पोजीशंस को मैं होल्ड करना एक बोलूंगा कि ट्रेलिंग बेसिस का स्टॉप लॉस, मतलब जो अपना कॉस्ट पे आपने लिया है वहां पे आप अपनी स्टॉप लॉस को मेंटेन करें। इसमें मुझे लग रहा है कि एक बड़ा ब्रेकआउट की तैयारी स्टॉक ने कर चुका है, लेकिन स्टॉक में एक हर्डल है 36 रुपीज का, थोड़ा सा 2.5 रुपये ऊपर है।
यहाँ पे अगर 36 को मार्केट क्रॉस कर देता है तो शायद ये स्टॉक 50 प्लस के भी टारगेट दिखा सकता है। तो अभी के लिए आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। स्टॉक के ऊपर मल्टी ईयर ब्रेकआउट है। 31 रुपीज का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना। ठीक है, डन। तो IRB इंफ्रा पे भी हो गया। मैं जितनी स्पीड से पूछ सकता रहा उतनी स्पीड से मैंने पूछा, जितनी स्पीड से मेहमान हमारे सवाल का जवाब दे सकते थे उतनी स्पीड से दे दिया। अब हमारे क्वेश्चंस को तो यही हम लगाम लगा रहे हैं, लेकिन आगे आपके लिए 2 बेहतरीन ट्रेड हमारे एक्सपर्ट आपको देंगे। उनको कहते हैं VIP। ये सड़क पे या फिर हॉर्न या फिर सायरन बजाने वाले VIP नहीं है, बल्कि आपके पोर्टफोलियो को बेहतर करने वाले VIPs हैं। आइए देखते हैं। इस VIP में वैल्यू है, इन्वेस्टमेंट है और ये एक बेहतरीन शेयर आपके लिए है। तो वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट्स का ये शेयर्स आपके सामने रखने जा रहे हैं दोनों मेहमान। निवेश जी, आपका VIP। देखिए, मेरा वीआईपी स्टॉक है वो इंडस टावर का है। अगर स्टॉक की बात करें तो पिछले 1.5 साल से स्टॉक ने कम्प्लीटली अंडर परफॉर्म किया है। हम लोग देख रहे हैं कि एक 5G रोल आउट जो है वो काफी अच्छी तरह से स्टार्ट हुआ है और 6G की भी बात कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया था बिकॉज ऑफ हायर प्रोविजनिंग। जितनी भी प्रोविजनिंग थी, ऑलमोस्ट 90% ऑफ प्रोविजनिंग जो है वो बैलेंस शीट पे रिफ्लेक्ट हो चुकी है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से डाउनसाइड जो है काफी लिमिटेड है और यहाँ से अगर कुछ भी पॉजिटिव सरप्राइज आता है तो भी हम लोग देख सकते हैं कि स्टॉक के अंदर एक री-रेटिंग बन सकता है। तो फिलहाल रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ये काउंटर मुझे काफी अच्छा लग रहा है। 180 के आसपास आज भी स्टॉक के अंदर हम लोगों ने बाइंग देखा था, ये खराब मार्केट के अंदर भी मुझे लग रहा है कि 180 के आसपास स्टॉक के अंदर बाय करना चाहिए। 160 का स्टॉप लॉस अचूक से लगाना चाहिए और शॉर्ट टू मीडियम टर्म में 1 से 2 महीने के अंदर मुझे लग रहा है कि 220 का टारगेट प्राइस देखने को मिल सकता है। तो इंडस टावर के अंदर मैं बाय रिकमेंडेशन देता हूँ। ठीक है, तो आप दे रहे हैं इंडस टावर 220 के टारगेट के लिए। अगले 2 महीने का ट्रेड है। उम्मीद कीजिए कि ये शेयर अच्छे से आपको पैसा बना के दे। ये तो निवेश जी का शेयर था। नितलेश जी, आपकी तरफ से VIP। के साथ जाना पसंद करूंगा। पहला मेरा होगा ट्रेडिंग बेट होगा। इसमें हम लोग ट्रेंड के साथ बिकवाली करना पसंद करेंगे। आवरली चार्ट के ऊपर अगर हम लोग देखेंगे, जो थकावट स्टॉक में लग रही है, चलने को तो चला है आज, लेकिन वो जो मोमेंटम चाहिए किसी भी स्टॉक में वो हमें देखने को नहीं मिला है। तो यहाँ पे मैं फ्यूचर्स में बिकवाली करने की राय दूंगा। 2235 से लेके 2240 इस रेंज में अगर मिलता है तो भी इसमें बिकवाली करना है। 2265 ये हमारा टारगेट स्टॉप लॉस होगा और 2140 हमारा टारगेट होगा। दूसरा जो मेरा ट्रेड होगा वो थोड़ा-सा लंबी अवधि के लिए मैं 3 से लेके 6 महीने इसमें प्लान करना चाहूँगा। वो काउंटर होगा BPCL का। BPCL में अगर हम लोग देखेंगे तो वीकली चार्ट के ऊपर एक बेस फॉर्मेशन एरिया बन चुका है। इसमें धीरे-धीरे करके बाइंग करना है 350 से लेके 335। इस रेंज में हमें बाइंग करके चलना है। 320 रुपए का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस है। अगर ये 400 क्रॉस करता है तो वहाँ पे हम लोग 50% क्वांटिटी को बुक करेंगे। फिर ये स्टॉक में सिर्फ और सिर्फ 350 का जो हमारा बाइंग प्राइस होगा वो स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करेंगे। फिर देखेंगे कि स्टॉक में कैसे बड़ी रेटिंग देखने को मिलती है। तो मेरा ये पीक थोड़ा-सा लंबी अवधि के लिए होगा BPCL। ओके, ठीक है। BPCL वैसे भी ऑल मार्केटिंग कंपनीज के अंदर आपको दम तो रखना चाहिए। इस तरह के मार्केट के अंदर भी सारी कंपनीज खड़ी हैं। हमने हेडलाइंस में बताया भी था कि इनके मार्जिन्स ठीक हो रहे हैं। तो लक्ष्य 400 का है। स्टॉप लॉस 320 ज़रूर लगाए, क्योंकि टेक्निकली है तो इसलिए वो स्टॉप लॉस दे देंगे। निमेश ने आपको इन्वेस्टमेंट और फंडा के हिसाब से दिया है, इसलिए उनका टारगेट इंडसन टावर पे कुछ और आपको दिख रहा होगा 200 रुपये का है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। आज आपने शेयर्स भी बताए और शेयरों के जवाब भी दिए। उम्मीद करते हैं जल्दी आप दोनों मेहमानों से वापस मुलाकात होगी। निमेश बहुत शुक्रिया, नितलेश आपका भी शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही। नमस्कार।